नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिशा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के विषय में, जिसकी सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो इसकी जो अवधि बताई गई है 1900 ईस्वी से प्रारंभ है इसका और 1920 में इसका समापन हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका समापन 1918 में ही मान लिया गया है। सामान्य रूप से होता क्या है कि 1918 के बाद में जो रचनाएं मिलती हैं उसमें छायावादी विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। यही कारण है कि अधिकतर विद्वान इसकी जो अवधि मानते हैं वो 1918 भी मानते हैं, परंतु डॉक्टर जाजियर्सन के अनुसार इसकी जो सबसे प्रामाणिक अवधि मानी गई है वो 1920 ही मानी गई है। ये कहा गया है कि इस काल का जो कह सकते हैं कि अवधि है, काला अवधि है, बहुत ही कम मानी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस काल के बारे में देखते हैं। द्विवेदी युग सामान्य रूप से इसका जो नामकरण किया गया है वो जो बहुत कह सकते हैं बहुत महान आचार्य हुए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है और उनका ही इसमें विशेष योगदान माना गया है। देखिए, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो जो इससे प्रारंभिक जो काल था कह सकते हैं भारतीय युग, उसमें खड़ी बोली का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, परंतु उस युग की जो कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से बोली थी वो शुद्ध खड़ी बोली नहीं थी। इस युग में क्या होता है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं और उनके जो शिष्य हो गए, जैसे कह सकते हैं कि इसमें हरिओं जी आते हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी आते हैं, इसी में नाथुराम शर्मा शंकर आते हैं, इसी में माल मुकुंद गुप्त आते हैं, इसी में लोचन प्रसाद पांडे आते हैं। ये जो प्रमुख कवि आते हैं ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। आगे उत्तरवर्ती निराला भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही शिष्य माने गए हैं। तो इनके शिष्यों ने क्या किया है कि खड़ी बोली को एक बहुत ही सुंदर रूप दे दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने ही कह सकते हैं निर्देशन में हिंदी की जो खड़ी बोली है, ध्यान रखेंगे, जो खड़ी बोली है उसका परिमार्जन कर दिया है। खड़ी बोली का परिमार्जन किसने किया है? ये द्विवेदी जी ने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है खड़ी बोली का परिमार्जन। देखिए, इससे पहले क्या था कि जो खड़ी बोली थी उसमें गद्य रचनाएं रची जाती थी और उसमें बहुत सी अशुद्धियां थीं। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी कि जो प्रमुख नारा दिया गया हिंदी, हिंदुस्तान, वो सब फारसी भाषा में लिखा गया था और उसका हिंदी में तीव्रता से प्रयोग हो रहा था। तो इससे पहले जो खड़ी बोली थी उसमें अरबी, फारसी, इस प्रकार के शब्द जो थे वो भरे पड़े थे। यहाँ क्या हुआ कि द्विवेदी जी ने क्या किया कि इस बोली को शुद्ध कर दिया और जैसे ही ये बोली शुद्ध होती है इसमें अरबी फारसी के शब्दों की कह सकते हैं कि कमी आ जाती है और इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर होने लगता है। और अगर बात की जाए सामान्य रूप से इसकी अगली विशेषता ये भी मानी गई है कि द्विवेदी युग के योगदान या द्विवेदी युग के निर्देशन के फलस्वरूप ही क्या होता है कि खड़ी बोली में कविताएं रची जाने लगती हैं। जी, कविता का लेखन इसमें प्रारंभ हो जाता है। जैसे इससे पहले अगर बात की जाए तो जो कविताएं रची जाती थी या तो ब्रज में रची गई हैं, तो अवधी में रची गई हैं, या अगर क्षेत्रीय भाषा की बात की जाए तो इसमें मैथिली का नाम आ जाता है, परंतु खड़ी बोली में इससे पहले कविताएं नहीं रची गई थीं। जैसे एकाध रचनाएं अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो की, उन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं रची हैं, परंतु काव्य संग्रह उन्होंने कोई नहीं रचा है, जिसमें गजल कह सकते हैं, पहेलियाँ कह सकते हैं, उन्होंने रची हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब द्विवेदी युग आता है तो इसमें खड़ी बोली में पर्याप्त कविता रचे जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख रूप से श्रीधर पाठक जी का भी योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम देखेंगे इसमें विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी भैया जो इसकी विशेषता मानी गई है वो है जागरण सुधार काल। देखिए, इससे पहला का भी जो काल था वो कह सकते हैं उसे भी हम सुधार काल कह सकते हैं, राष्ट्रवादी काल कह सकते हैं, परंतु इतनी व्यापक विवेचना वहां पर नहीं हुई थी। इस काल में जागरण सुधार काल का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पर्याप्त जो साहित्य रचा गया है वो जनमानस पर रचा गया है। देखिए, अब जो साहित्य है वो सामान्य व्यक्ति का हो गया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो वर्णन होता था किसी महाराजा का होता था, किसी नायिका का हो जाता था, परंतु यहाँ पर जो कह सकते हैं कि साहित्य रचा गया है वो एक सामान्य व्यक्ति को उठा करके उस पर जो उसकी जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। चाहे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कह सकते हैं कि निबंधकार माने जाते हैं, अगर उन सबका हम नाम लेते हैं तो ये प्रमुख रूप से इन कवियों ने क्या किया है कि जन सामान्य की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। उसके बाद में दूसरी विशेषता इसमें मानी गई है कि आधुनिकता, अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि कविता में आधुनिकता आ जाती है। जैसे इससे पहले अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी जो विशेषता मानी गई कविता की, तो कविता वही मानी जाती थी जिसमें रस, छंद और अलंकार, ये तीन बिंदु जिसमें कह सकते हैं कि हमें देखने को मिलते थे काव्य में, वो सामान्य रूप से कविता कहा जाता था। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं, इसमें आधुनिकता का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे देखिए ये लिखे हुए हैं श्रीधर पाठक जी, तो श्रीधर पाठक जी के विषय में कहा जाता है कि सामान्य रूप से ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। स्वच्छंदतावादी कवि, स्वच्छंदतावादी कवि का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि इससे पहले के जो कवि होते थे वो सब रस, छंद, अलंकार को मान्यता देते थे, परंतु श्रीधर पाठक जी प्रथम कवि माने जाते हैं जिन्होंने कविताएं रची हैं और रस, छंद, अलंकार का प्रयोग नहीं किया है। रस, छंद, अलंकार विहीन कविताएं इनकी हैं।
इससे पहले जितने भी कवि होते थे वो सब क्या करते थे, यदि उनको कविता लिखना है तो वो रस छंद अलंकार का प्रयोग अवश्य करते थे। जैसे हम बात करें रीति काल में, उसमें भी सामान्य रूप से दोहा छंद की प्रधानता है, विभिन्न प्रकार के अलंकार हमें देखने को मिलते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। परंतु ये श्रीधर पाठक जी प्रथम कवि माने जाते हैं जिन्होंने कविताएं रची हैं परंतु रस छंद अलंकार का प्रयोग नहीं किया है। आगे चल करके जैसे ही हम लोग अगले युग में आएंगे, जैसे जब हम आते हैं इसमें छायावाद काल में आएंगे, तो निराला जी भी जो हैं वो स्वतंत्रतावादी कवियों की श्रेणी में जाते हैं। उन्होंने पर्याप्त कविता लिखा है खड़ी बोली में जिसमें रस छंद अलंकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। तो ये आधुनिकता का समावेश माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो बिंदु बताएगा कि भाषा का परिमार्जन, ये बात अभी आपको बताई गई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया कि जो हमारी खड़ी बोली थी उसे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली कर दिया, उसे परिमार्जित कर दिया, उसे परिष्कृत कर दिया, यानी कि कह सकते हैं कि उसका शुद्धिकरण कर दिया। अब जो साहित्यिक खड़ी बोली बनी, हमें एक शुद्ध भाषा देखने को मिली। वर्तमान समय में जो हिंदी की कह सकते हैं मानक भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जो द्विवेदी जी के द्वारा परिमार्जित की गई थी। हमारी सरकारी कामकाज की भाषा आज वही बन गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखना है बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भैया यहाँ पर यह बताया गया है कि नारी दशा का चित्रण। इससे पहले हमें नारी जो देखने को मिली थी वो एक नायिका के रूप में, नायिका का विरह काव्य हमने देखा था, नायिका का नायक के प्रति संबंध हमने देखा था, परंतु एक सामान्य नारी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर जैसे जो बताया गया कि जागरण सुधार काल में ये कुछ प्रमुख विशेषताएं मानी गई कि जो कमजोर नारी है, जिसे हम अबला कह सकते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं कहा है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस समय जो महिला थी वो दबी कुचली महिला थी, उस पर अत्याचार हो रहे थे, उसका शोषण हो रहा था। और विभिन्न जो कवि हैं उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से क्या किया है कि इसे उजागर करने का प्रयास किया है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसमें जैसे हमने बालकृष्ण शर्मा नवीन को स्थान नहीं दिया है, परंतु वो भी इस काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी जो विवेचना है वो हम आगे कह सकते हैं कि जब हम प्रयोगवाद के ये प्रगतिवाद में कवियों में पहुंचते हैं तब उनका योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है उन्होंने एक महिला प्रधान काव्य रच दिया है। जैसे इसमें ध्यान रखना है कि उन्होंने रचा है उर्मिला। तो इससे पहले जैसे आपने देखा कि रामचरितमानस में भगवान राम को अपना आधार माना गया, उसके बाद में केशवदास जी ने रामचंद्रिका रचा, उसमें भी भगवान राम को अपना आधार माना। परंतु तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो कह सकते हैं कि काव्यखंड है उर्मिला, इसमें इन्होंने एक नायिका को अपना आधार मान लिया है, यानी कि जो लक्ष्मण की धर्मपत्नी थी उर्मिला, उस पर अपना संपूर्ण काव्य रच दिया है। उसके बाद में जैसे मैथिली शरण गुप्त ने इसमें एक लिखा साकेत। तो ध्यान रखना है भैया, साकेत जो है ये प्राचीन नाम अयोध्या का है। जैसे कौशल की प्राचीन समय में जो कौशल महाजनपद था उसकी दो राजधानी थी, पहली की जैसे कह सकते हैं कि श्रावस्ती थी और दूसरी इसकी जो राजधानी थी वो साकेत थी। ये साकेत आधुनिक समय में अयोध्या है। तो जो साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, इसमें भी उन्होंने नारी को ही अपना आधार माना है। तात्पर्य कह सकते हैं कि है तो भगवान राम की ही कथा, लेकिन आधार बिंदु उसमें माना गया है कि जो धर्म पत्नी लक्ष्मण की है उर्मिला, उनकी क्या दशा है जब लक्ष्मण उन्हें छोड़ करके चले आते हैं। तो इस समय सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई कि नारी की दशा का चित्रण होने लगा, नारी पर काव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए, नारी पर महाकाव्य लिखे गए। तो ये कह सकते हैं कि नारी की दशा का चित्रण इस काल में प्रारंभ हो गया था। दूसरा हम देखेंगे, इस काल में आगे बढ़ते हैं, इस काल की जो प्रमुख कवि होते हैं। देखिए कवि तो हम इसे दो भागों में बांटे हैं। सबसे पहला जो इसमें भाग माना गया है तो वो तो हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का भाग। इसमें कह सकते हैं कि एक मंडल बन गया था, उसे नाम दिया गया था द्विवेदी मंडल। इस मंडल में प्रमुख रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं आए थे, उसके बाद में हरिऔध जी आ गए, मैथिली शरण गुप्त जी आ गए, इसी में मुकुटधर पांडे इसी में जाते हैं, इसी में बालमुकुंद गुप्त जी आ जाते हैं, रायपूर्ण स्नेही जी इसी में जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी में जाते हैं। तो इस मंडल के कवियों का प्रमुख कार्य यह था कि जैसा आचार्य जी कहते थे उनके अनुसार ये कविता रचते थे, अर्थात इस युग की जो कविता थी बहुत ही शुद्ध होती थी। दूसरा एक सामान्य मंडल था। सामान्य मंडल के जो अग्रणी कवि थे वो श्रीधर पाठक जी थे, इसमें नाथूराम शर्मा आ जाते हैं, इसमें कह सकते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये जो 4-5 कवि थे ये स्वतंत्र रूप से कविताएं रच रहे थे, इनका द्विवेदी मंडल से कोई संबंध नहीं था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई कि ये सामान्य रूप से रस छंद अलंकार का प्रयोग ही नहीं करते थे। और जो इस युग के कवि हुए, कह सकते हैं कि जो द्विवेदी मंडल के कवि हुए, ये इनके निर्देशन में शुद्ध साहित्यिक काव्य रचते थे, या कह सकते हैं कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का ये प्रयोग करते थे। तो दो मंडल में हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक जी। तो श्रीधर पाठक जी के बारे में बताया गया कि ये हिंदी साहित्य के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के पहले प्रकृतिवादी कवि कौन हैं। तो जो पहले प्रकृतिवादी कवि माने गए हैं वो श्रीधर पाठक जी ही माने गए हैं।
यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकृतिवादी कवि कौन है, तो आपको ध्यान रखना कि सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने सबसे पहले प्रकृति का सबसे सुंदर वर्णन किया था, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। परंतु यदि प्रथम प्रकृतिवादी कवि प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें श्रीधर पाठक जी का नाम अति उल्लेखनीय माना जाता है। इनकी रचना जैसे वनाष्टक है, कश्मीर सुषमा है, देहरादून है, भारत गीत है, जार्ज वंदना है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये सब प्रकृति को ही कह सकते हैं कि सुशोभित करके लिखी गई हैं। ऐसे इसमें जब आप पढ़ेंगे इनकी ये कश्मीर सुषमा पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, मूली है, गाजर है, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद में जो श्रेष्ठ कवि माने आते हैं वो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हें आचार्य जी भी कहा जाता था। इनके जो ये भैया बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं वहीं आगे चल करके छायावाद काल चला देते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वो काशी से संबंधित थे, लेकिन एक आध रूप में अगर बात की जाए तो वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आ गए थे। तो जो इनके शिष्य होते हैं वो आगे चल करके पूरा काल चलाते हैं, पूरा छायावाद काल वो चला देते हैं। तो इसमें जैसे इनकी प्रमुख कवि रचना है काव्य मंजूषा है, सुमन है, अबला विलाप। जैसे देखिए अब ये अबला विलाप का मतलब क्या है, सामान्य रूप से इसमें नारी का चित्रण किया गया है। उसके बाद में अगले जो कवि आते हैं बहुत ही श्रेष्ठ कवि आते हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने भैया खड़ी बोली में सबसे महत्वपूर्ण अपना कह सकते हैं योगदान दिया है, और खड़ी बोली के जो हरिऔध जी हैं ये सबसे श्रेष्ठ कवि माने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण का जो काव्य संग्रह है ये है प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार से भैया पूछा जाता है कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चाहे पुलिस हो चाहे यूपीटीटी हो, इस प्रकार के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो ध्यान रखना है कौन सा है, ये है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है, सुपर टेट हो गया या फिर कह सकते हैं कांस्टेबल हो गया, इस प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना गया वो कौन सा है, वो प्रिय प्रवास है, और सामान्य रूप से ये एक स्वच्छंदतावादी रचना मानी गई है। हरिऔध जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये खड़ी बोली के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, और ये आलोचक हैं, ये बहुत बड़े आलोचक भी माने गए। जैसे आलोचक की अगर बात करें तो हरिऔध जी बहुत बड़े आलोचक हैं, डॉक्टर नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत बड़े आलोचक हैं जो आलोचना का कार्य करते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो गया प्रिय प्रवास। उसके बाद एक प्रश्न आपको और ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है, वो आपको बताना है। पहले ही हम बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो लिख लेना है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये प्रिय प्रवास है। चंदर बरदाई इसके लेखक हैं, चंदर बरदाई इसके लेखक हैं। ये भैया बहुत बार पूछा गया है, 50 बार ये रचना पूछी गई है, पता है फिर भी रचना सामान्य रूप से पूछ ली जाती है कि हिंदी साहित्य का ये प्रथम महाकाव्य है। देखिए इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता ये मानी गई कि इस काल में सबसे ज़्यादा खंड काव्य रचे गए हैं। इससे पहले जो आदिकाल था या जो रीतिकाल था, जो भक्तिकाल था, उसमें महाकाव्य रचे जाते थे, लेकिन इस काल की विशेषता यह मानी गई कि इस काल में सबसे ज़्यादा खंड काव्य रचे गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि खंड काव्य और महाकाव्य में क्या अंतर होता है। देखिए महाकाव्य की अगर हम बात करें तो उसमें जीवन की संपूर्ण झांकी का वर्णन होता है। जैसे रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है। देखिए महाकाव्य का मतलब ये नहीं है कि कब उसका जन्म हुआ है, कब उसका मरण हुआ है, वो समस्त बातें बताई जाएंगी जो जीवन से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में हम जाते हैं खंड काव्य में। तो खंड काव्य के विषय में ये कहा जाता है कि जीवन का सिर्फ एक लीला दिखाई जाती है, यानी कि खंड काव्य में आपके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण घटक रहा किसी भी महापुरुष के विषय में, वो खंड काव्य में बता दिया जाता है। और एकांकी में भी एक छोटा सा अंक बताया जाता है, आपके जीवन का जो अच्छा अंक रहा हो या कह सकते हैं कि अतुलनीय विस्मरणीय अंक रहा हो, उसे एकांकी के माध्यम से बताया जाता है। और कहानियों की अगर हम बात करें तो कहानियों की विशेषता यह होती है कि जो बात महाकाव्य में बताई जाती है वही बात कहानियों में बताई जाती है, परंतु कहानी का जो रूप होता है बहुत ही छोटा कर दिया जाता है। दूसरी इस काल की विशेषता अगर हम माने तो जैसे इसमें पद्य प्रसून हो गया, रस कलश हो गया, ये वैदेही वनवास, कई बार रचना पूछी गई है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैदेही वनवास ये एक नारी प्रधान काव्य है। और ये जो कह सकते हैं वैदेही किसका पर्याय है भैया, वैदेही, मैथिली, जानकी, ये सब सीता के पर्याय हैं, सभी को ध्यान रखना है। खेत में बनी हुई नाली को सीता कहते हैं कि जब जनक जी हल चला रहे थे तो उस नाली में एक मटका मिला था, उसमें सीता उन्हें मिली थी। इस कारण जो खेत में नाली बनी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सीता कहते हैं। तो ये रचना भी कई बार पूछी गई है। जो वैदेही वनवास आपके सम्मुख लिखी हुई है ये एक नायिका प्रधान काव्य है जिसमें सीता का वर्णन किया गया है। उसके बाद में भैया इस काल के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, देखिए
बढ़ाने का कार्य तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, परंतु इस काल के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की जैसे रंग में भंग, ये किनकी रचना हो गई, पंचवटी ये रचना हो गई, जयद्रथ वध। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों इनके खंड काव्य हैं। 2 बार यूपीटीटी में पूछा गया है कि जयद्रथ वध के लेखक कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जयद्रथ वध के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 2-3 बार पुलिस परीक्षा में, कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है भैया ये झांसी में हुआ था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इनका जन्म हुआ था भैया 1886, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो झांसी में इनका जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनके विषय में यह मानी जाती है कि इन्होंने एक रचना रची थी भारत भारती। ध्यान रखना है आपको, भारत भारती, इसका प्रकाशन हुआ था 1912 में, और जैसे ही इसका प्रकाशन हुआ लगभग दिसंबर 1912 में क्या हुआ, इस पर बैन लगा दिया गया। लगभग 5 वर्षों तक इस रचना पर बैन लगा रहा है। लगभग कह सकते हैं कि 1917-18 के आसपास ये जो बैन होता है ये हटाया जाता है, और ये आम जनमानस में रचना कह सकते हैं कि लोग इसे पढ़ते हैं, तो इस रचना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ये एक क्रांतिकारी रचना है जिससे उनके कह सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में क्रांति रूपी विचार आने लगते हैं, और समस्त भारतवर्ष इस रचना से बहुत प्रभावित होता है। इस रचना से गांधी जी भी बहुत प्रभावित होते हैं। इस कारण गांधी जी क्या करते हैं, लगभग 1934 के आसपास गांधी जी इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि दे देते हैं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस परीक्षा में यह कई बार प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है वो किसे कहते हैं हम लोग, वो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि और हिंदी साहित्य का द्वितीय राष्ट्र कवि। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य के द्वितीय राष्ट्र कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे ये भी आपको बताया जाएगा। रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, सिंहासन खाली करो जनता, आती है यह प्रसिद्ध जो पंक्ति है 1975 के समय में जब आपातकाल लगाया जाता है, तो जो जयप्रकाश नारायण हो गए, इन्होंने इनकी जो कह सकते हैं कविता है इसको अपना एक आदर्श बना दिया था। तो ये इस कारण बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी जाती है। और प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। उसके बाद में इनकी जो अगली रचना बताई गई है वो है साकेत। देखिए साकेत अभी बताया गया था कि ये राम प्रधान काव्य, ये राम भक्त कहे जाते हैं, और इसमें क्या हुआ है कि है तो ये राम प्रधान परंतु सीता का वर्णन कर दिया गया। इसमें एक सुक्ति है, ये बीए हो गया या इंटर हो गया, बहुत बार पूछी गई है, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ये बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में एक इनकी भैया जो रचना मानी गई है वो है यशोधरा। यह रचना कई बार पूछी गई है। यशोधरा अगर बात की जाए तो यशोधरा के विषय में कहा जाता है ये यशोधरा वो हैं, ये महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी हैं। और इसमें एक प्रसिद्ध है, इसमें भी एक पंक्ति है जो परीक्षा का भाग बनती है, उस पंक्ति का नाम है सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये कई बार पंक्ति पूछी गई है, ये कह सकते हैं कि इसमें यूपी टेट में भी एक बार पूछी जा चुकी है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैथिली शरण गुप्त जी इस पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु इससे आपको ध्यान रखना है कि यशोधरा में ये भी एक नायिका प्रधान विरह काव्य। देखिए बहुत सारे आपको नायिका प्रधान विरह काव्य मिले, अबला विलाप मिला, यहाँ पर वैदेही वनवास मिला। उसके बाद में जो यशोधरा है, साकेत है, उसके बाद में जैसे बालकृष्ण नवीन का जो उर्मिला है, ये जो सारे कह सकते हैं कि काव्य संग्रह माने गए, ये सब नायिका प्रधान माने गए हैं। तो यशोधरा क्या है, ये महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी है, और जब महात्मा बुद्ध उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं तब क्या होता है कि तभी वो कहते हैं कि हे सखी, यदि वो मुझे बता करके जाते तो बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तम होता या बहुत ही अच्छा रहता। अंत में होता क्या है कि आगे चल करके महात्मा बुद्ध से जब वो मिलती हैं तो वो उन्हें उनकी पत्नी के रूप में नहीं मिलती हैं, बल्कि वो एक भक्त के रूप में मिलती हैं, और यशोधरा भी महात्मा बुद्ध की कह सकते हैं कि महिला भिक्षुणी बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। देखिए इसके साथ साथ इसमें जैसे एक और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त। आपको ध्यान रखना है, बाल मुकुंद गुप्त का एक कविता है शिव शंभू के चिट्ठे। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग लिख लेंगे कौन सा इनका काव्य संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का ये यूपी टेट में कई बार प्रश्न कह सकते हैं कि पूछा गया है कि आखिर इस काव्य संग्रह के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्त जी, बाल मुकुंद गुप्त इसके रचनाकार माने जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जो हम बताना आपको भूल गए हैं, वो सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह मानी गई है कि इस युग में निबंध का लेखन प्रारंभ हो गया है।
इस युग में निबंध का लेखन प्रारंभ हो गया है और निबंध लेखन की जो शुरुआत की थी वो आचार्य जी ने ही की थी, महामना प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद में इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पर्याप्त निबंध का लेखन इसमें किया है, जिसमें इनका पुरुरवा हो गया, कुटज हो गया, अशोक के फूल हो गया, ये सब इंटर में चलते भी हैं और आपकी परीक्षा, ये जो कंपटीशन की परीक्षा है उसमें बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए सामान्य रूप से जो महाकाव्य लिखे गए वो आदिकाल में लिखे गए हैं। उसके बाद में जैसे ही हम लोग भक्ति काल में आते हैं तो वहाँ पर भी महाकाव्य लिखे गए और एकाध वहाँ पर खंड काव्य का लेखन प्रारंभ हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग रीतिकाल में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें महाकाव्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग भारतीय युग में प्रवेश करते हैं तो उसमें नाटक लिखे गए हैं। उसके बाद में जब हम लोग द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं तो इसमें निबंध लिखे गए हैं। उसके बाद हम लोग छायावाद युग में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से कहानियाँ लिखी गई हैं और नाटक सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। छायावाद काल में सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए हैं। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रगतिवाद में जाते हैं तो यहाँ पर एकांकी आ जाती हैं, संस्मरण आ जाते हैं और जैसे हम लोग प्रयोगवाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टाज के हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, जिसे सामान्य रूप से इंटरव्यू भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे भैया द्विवेदी युग के। देखिए विशेष योगदान इसने नहीं दिया क्योंकि इसकी जो टाइमिंग थी बहुत ही कम मानी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए, कह सकते हैं कि द्विवेदी के विषय में। देखिए सामान्य रूप से क्वालिटी पे न जाए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ग्रहण करते रहें। हो सकता है हमारी वीडियो में कुछ कमियां हो, परंतु आपको वीडियो देख करके इनाम नहीं जीतना, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु ही समझने हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बने। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।